नमस्कार दोस्तों, नेट करेक्ट अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम शुरू करेंगे अपनी मैनेजमेंट वाली यूनिट पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो आज जो है हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो है वो पढ़ेंगे मैनेजमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो मीनिंग से करेंगे कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट क्या है ना। तो देखो, आपने मैनेजमेंट वर्ड बहुत बार सुना होगा, है ना, कि भी मैनेजमेंट है क्या। देखो, मैनेजमेंट जो है वो 3 वर्ड से बना है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। इसका मतलब क्या है कि मैनेज करना है आपने मैन को बहुत ही अच्छे ढंग से। टैक्टफुली का मतलब क्या है, जहाँ पर जब उन्हें ज़रूरत है डांटने की, आप वहाँ पर डांटोगे, फिर जहाँ पर उनको लगता है कि उनको अब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो उनके साथ आप कोऑर्डिनेट भी करोगे। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने क्या करना है। देखो, मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में लिखा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर रहे हो। जैसे कि जैसे कि पीपल हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया, ना। किस लिए कर रहे हैं हम, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारा जो गोल है, हमारे जो बिजनेस का गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आखिर हमने उसको फुलफिल करना है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए ना। देखो, आपकी नींव जितनी मजबूत होगी, मकान उतना ही अच्छा बनेगा। जब आपके बेसिक्स जितने स्ट्रोंग होंगे उतने ही आप अच्छे से कर पाओगे। देखो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि देखो, आप अपने नोट्स जो है वो खुद बनाएं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बनाएं। पहले आप टॉपिक को समझे है क्या, फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स जो है वो अपने वर्डिंग में बनाएं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिखते हैं और आप अपनी वर्डिंग में लिखते हो तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक अलग से अपनी नोटबुक लगानी है। मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक जो है वो मैनेजमेंट के एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करवाऊंगी। ठीक है, थोड़ा पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको जो है मेरा जो रहेगा मैनेजमेंट कैसे हुआ, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुआ, ये रहेगा मेरा आज का टॉपिक। और आप आज ही इस टॉपिक को अपने नोटबुक में अपनी वर्डिंग में आपको समझ में आ रहा है उसको वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें। जब तक आपको समझ में नहीं आता टॉपिक तब तक उस वीडियो को देखें। ठीक है, अगर आपके बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको मैनेजमेंट का मतलब समझना। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपने चीज़ों को मैनेज करना है ताकि हम क्या कर सकें, अपने गोल को जल्द से जल्द सही ढंग से जो है वो उसको अचीव कर पाएं। ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट था। ठीक है, अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजर। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप निकालोगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आते कैसे हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो आपने फिलहाल तो अपना बेसिक जो है, अपने जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव किसने दिया था, ब्यूरोक्रेटिक में किसने दिया था, और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपकी, देखो, जब हमारी शुरुआत हुई एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में कि भी कैसे चीज़ें हुई, सबसे पहले आपकी क्लासिकल आई, फिर न्यू क्लासिकल आई, फिर मॉडर्न आई। ठीक है, क्लासिकल के अंदर 3 हैं, न्यू क्लासिकल के अंदर 2 हैं, फिर मॉडर्न में भी 2 हैं। ठीक है, क्लासिकल में क्या है, देखो कैसे याद कर सकते हो कि क्लास में कौन कौन था। क्लासिकल नाम क्या है, पहले क्लास, मतलब क्लास में कौन है, SAB। इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, SAB मतलब सब, कि क्लास के अंदर कौन है, सब है क्लास में। तो इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, इसकी ट्रिक क्या बनेगी बच्चों, SAB सब। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, सब, कि क्लास में कौन है, सब है। तो S फॉर साइंटिफिक, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, B फॉर ब्यूरोक्रेटिक, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो, साइंटिफिक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ये वाली जो हमारे जो ये वाले 2 ही हमने सबसे ज़्यादा पढ़े हैं, है ना। इवन कि हमने +2 में भी मैनेजमेंट में पढ़ा है, अपने बैचलर्स में भी पढ़ा है, और आपने मास्टर्स में भी अपने पढ़ा होगा ये वाले, है ना। मतलब टेलर जी ने क्या दिया था, हेनरी फोर्ड के 14 प्रिंसिपल थे, ये सब चीज़ें हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम एक बार और फिर अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल की। इसमें हाथ ऑन स्टडीज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ठीक है, कि लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर उनके आवर्स में चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का तो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आई थी। फिर मॉडर्न के अंदर आई थी। धीरे धीरे हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले एक नोटबुक लेनी है, अपनी नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग जितना आपको समझ में आ रहा है अपनी वर्डिंग में जो है वो आप चीज़ लिखोगे। ठीक है, तो क्लासिकल के अंदर 3 है, तो जो
हम शुरू करेंगे आज, वो हम शुरू करते हैं पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रहेगा क्लासिकल के अंदर 3 है, ट्रिक क्या है, सब, क्लास में सब, एस फॉर साइंटिफिक, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, बी फॉर ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो दिया था वो टेलर जी ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टेक्निक्स बताई कि भाई काम करने की क्या क्या टेक्निक्स होंगी, किस तरह से होगा। तो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आई है, टेक्निक्स आई हैं। ठीक है, तो टेक्निक्स को याद करने की ट्रिक है FM डिफिकल्ट SSS। क्या कर सकते हैं, FM डिफिकल्ट SSS। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, पर जो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको याद किया था वो क्या है, FM डिफिकल्ट SSS। S3 मतलब SSS, F फॉर फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इनमें क्या है, FM डिफिकल्ट SSS। ठीक है, तो F का मतलब क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। जो आपका ये बेसिकली आपका स्पेशलाइजेशन के ऊपर टोटली बेस है। ठीक है, इसके अंदर आपके जो है काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो गया प्लानिंग, एक हो गया प्रोडक्शन। कि एक डिपार्टमेंट तो प्लान करेगा कि चीज़ों को कैसे करना है, कैसे रिसोर्सेज होंगे, है ना, कैसे चीज़ें होंगी, तो ये तो करेगा प्लान। और प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, जो उन्होंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर है जैसे। फंक्शन क्या है, फंक्शनल का मतलब क्या है, अब आपने काम करना है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम करना बेसिकली, है ना। तो क्या है, फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, काम करना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग वाला क्या करेगा, प्लान करेगा, और प्रोडक्शन वाला जो उन्होंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आ गया रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब क्या होता है कि रूट मतलब रास्ता, कि किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट वे क्या है। ठीक है, रूट क्लर्क क्या है, यू चूज बेस्ट वे टू डूइंग द एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो कौन बताता है, आपका रूट क्लर्क। अब हम बात करते हैं दूसरा, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, जो आपको बताएगा कि अब ये करो, है ना, अब ये चीज़ करनी है आपने, जो आपको टाइमली बताएगा, ये इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। इंस्ट्रक्शन वाला टाइम एंड कॉस्ट ये बताएगा कि आपको काम करने में कितना टाइम और कितनी कॉस्ट जो है वो लगनी चाहिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम और कितनी कॉस्ट जो है वो लगनी चाहिए। किसका काम है, प्लानिंग का। और प्रोडक्शन वाले का क्या काम है, प्रोडक्शन का काम है जो प्लान किया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन करना। गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर, ये चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो आपका स्पीड बॉस है, तो स्पीड बॉस क्या करेगा, स्पीड देखेगा कि काम जो है वो जितने अकॉर्डिंग उन्होंने उसके अकॉर्डिंग स्पीड है, कौन सी चीज़ रिपेयर करवानी और टाइमली उनको चेक करना। ठीक है, ये क्या है, आपके टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है, अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा, है ना, कि भाई वो है, अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, 1-2 बार इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, तो आप इसको अच्छे से आपके माइंड में जो है ये चीज़ स्टक हो जाएगी। ठीक है, तो एफ मतलब फंक्शनल फोरमेंसी, जो स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस है, जिसके अंदर प्लानिंग और प्रोडक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आ गया फाइनेंशियल फंक्शनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका एम फॉर मेंटल रेवोल्यूशन। एम का मतलब क्या है, मेंटल मतलब दिमाग से, दिमाग की बात हो रही है। ठीक है, क्या है, अब हम क्या करते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपने अपने एम्प्लॉयर के, अपने वर्कर के माइंडसेट को चेंज करना है। ठीक है, माइंडसेट को क्या करना है, इसके अंदर इसका मेन फोकस क्या है कि आपने माइंडसेट को चेंज करना है अपने एम्प्लॉयर्स के, अपने वर्कर्स के। ठीक है, देखो हर एक काम करने का, कोई पर्सन देखो जॉब कर रहा है, लेट्स आई टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, कोई पर्सन मान लो जॉब कर रहा है, एक तो पर्सन जॉब कर रहा है कि भाई हाँ भाई मुझे करना है, अब क्या करूँगा ना, वो प्रेशर में आके जॉब कर रहा है सपोज, है ना, तो वो उसको काम करने में वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो पर्सन वही काम सोचे कि यार मेरे को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना, कि मैं क्या कितनी कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ें क्या है कि एक काम को करने के आपके माइंड सेट का फ़र्क है सिर्फ, है ना, आपके किसका फ़र्क है, माइंड सेट का, कि आपने अपने वर्कर और अपने एम्प्लॉयर के माइंडसेट को, मतलब कि एक पॉजिटिव माइंड जो है, माइंडसेट आपका होना चाहिए कोई भी काम करने का। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक आप इस पॉजिटिव माइंडसेट से करोगे कि कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे ईजी जो है ना वो पढ़ना है। सच बता रही हूँ मैं,
दोस्तों सबसे ईजी क्या है, पढ़ाई है। देखो अगर आप फार्मर को देखोगे, वो पूरा दिन कितनी मेहनत करता है, कितना पसीना बहाता है, तब जाके पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको एक रूम में बैठना है, अपना पूरा फोकस आपने अपनी पढ़ाई पे लगाना है ना, कोई वो तो नहीं है। लेकिन देखो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने एक माइंड सेट को चेंज करना है। अपने एम्प्लॉयर और अपने वर्कर के माइंड सेट को जब चेंज करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। कि आपने माइंड सेट को काम के करने का आपका एक पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, वो क्या है आपका मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करोगे यार बहुत ज़्यादा, आप इसमें तो यूनिट से मैं कैसे कर पाऊंगा, होगा ही नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके पास है कि मेरे पास जून तक का टाइम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा तो हो जाएगा। देखो किस काम को करने का, वही देखो आपका माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी मेंटल रेवोल्यूशन की। अब बात करते हैं डी। डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने एम्प्लॉयर को वेजेस देने हैं अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस। कि जैसा वर्कर काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जिन पर्सन को लगता है ना, जो पर्सन काम करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है, और उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो वो अगली बार और अच्छा करेंगे, है ना। कि भाई यहाँ पे तो अगर हम जितना काम अच्छा करूँगी तो उसके अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो और अपने एफर्ट्स लगाएगा अगली बार, है ना। तो डिफरेंशियल वेज सिस्टम का मतलब ये है कि जैसा पर्सन, जो भी पर्सन जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस देना। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब 3S। फर्स्ट इज जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का क्या बोलता है कि आपने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है। चाहे आप कोई रॉ मटेरियल कर रहे हो, जो कोई आप मशीनरी ले रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, कोई भी आपके टूल्स है, कुछ भी है, तो आपने क्या करना है, उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है। स्टैंडर्ड जब आप फिक्स कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना काम जो है वो करना शुरू कर दोगे ना। मान लो आपका एग्जाम अब जून में होगा, तो आपने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई मैंने जून तक अपने ये कवर कर देने हैं ना। तो जब तक आपके माइंड में आपका गोल नहीं होगा, आपका स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए जब आपके माइंड में, आपके आंखों के आगे आपका स्टैंडर्ड फिक्स होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे, है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो काम है, जो भी चीज़ें बहुत ही सिंपली हो, बहुत ही सिंपल हो। देखो जितना आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे ना चीज़ों को, उतना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखो आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो मैं आपको एक वैसा एग्जांपल दूंगी जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। देखो जितने आप रिसोर्सेज इकट्ठे करोगे ना, उतने आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूजीसी नेट क्रैक किया, तो क्योंकि मैंने अपना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मैंने पाले, अपने हैंड रिटन मैंने नोट्स लिखे, ठीक है, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। जितने आप रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे ना, उतने आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, है ना। जब आपके रिवीजन का टाइम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको हो जाएगा कि मैं किससे क्या रिवाइज करूँ, है ना। तो क्या है कि आप मिनिमम अपने रिसोर्सेज रखें, सिंपल रखें, ताकि आपको रिवीजन के टाइम आपको कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम में हो कि आपका जो काम है बहुत ही सिंपली हो, जितनी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करना है, जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ वही आपने करना है, ठीक है। वो क्या हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। अब बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। 3S थे ना, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हो गया, दूसरा सिंप्लीफिकेशन हो गया, तीसरा साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में हमारे 4 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज योर मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या है कि आप कितनी तेज़ी से काम के लिए हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। देखो जैसे आप कॉलेजेस में, स्कूल टाइम में होगा, है ना, आप क्या करते थे, आपको मान लो कोई लेक्चर आपको लेक्चर आपको पसंद नहीं आ रहा। जैसे हमें होता था, जैसे स्कूल टाइम में हमें मैथ का लेक्चर बहुत बोरिंग लगता, तो हमें सोचता था किसी भी तरह ही लेक्चर छूट जाए, होता था ना। तो क्या है कि मोशन स्टडी क्या कहता है कि आप क्या करते हो, फिर हम क्या करते थे, वॉशरूम के बहाने चले जाते थे ना, कि जितना जाते बड़ी क्लास से बाहर बड़ी जल्दी, आते बड़े आराम आराम से आते थे कि भी लेक्चर निकल जाए, ये वाला है ना। तो मोशन स्टडी यही कहता है कि आप जब आप काम करते हो तो आप उसके लिए कितना वो हो कि भाई मैंने काम करना है, आप उसके लिए कितने जल्दी तैयार हो रहे हो, अपने माइंड में आप चीज़ें कर रहे हो, है ना। तो वो क्या होगा, मोशन स्टडी। अब हम बात करते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है कि आप देखो एक काम को करने के लिए काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। आपने बेस्ट वे को अपने अकॉर्डिंग जो है वो मेथड को चूज़ करना है। तो मेथड स्टडी क्या कर रहा है, यू चूज़ बेस्ट मेथड,
ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग अपने बेस्ट मेथड को चूज़ करना है, वो क्या होता है मेथड स्टडी, ठीक है। अब आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है, आपने टाइम को स्टडी करना है कि मैंने इस टाइम, देखो आप हो, ठीक है, आपने आई होप आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया होगा, ठीक है। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, कि भी मैम हम टाइम टेबल कैसे बनाए, तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आपने टाइम टेबल कैसे बनाना है, मैंने कैसे टाइम टेबल बनाया था, कैसे मैंने बैलेंस किया था पेपर 1 पेपर 2 को, ठीक है। और मैं अपने एमकॉम भी कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब आपने कैसे बैलेंस बनाना, अगर आप चाहते हो तो उसके लिए वीडियो आए तो मैं टाइम टेबल की वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो टाइम स्टडी क्या कह रहा है कि आपने टाइम को स्टडी करना है, कि आप अब जब टाइम टेबल बना लोगे तो आपको पता लग जाता है कि मैंने इस टाइम इतना टाइम मैंने इस वाले लेक्चर को देना है, इस वाले टाइम मैंने इस वाले को देना है, इतना टाइम मैंने इस वाले सब्जेक्ट को देना है। तो ऐसे ही आपका साइंटिफिक स्टडी में ये है कि आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। अगला आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी ये बोलता है कि आप जब काम करते हो, देखो ये वाली स्टडी भी ये मानती है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो उसको लगातार ना करो, है ना, बीच में रेस्ट ले लेकर करो, ताकि आप जो है वो अपना थका हुआ भी महसूस ना करो और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप लगातार 1 घंटे तक जब बैठे हो तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट मांगेगी, है ना। तो आपने क्या करना है, 45 to 50 मिनट्स आपने कंटिन्यूसली पूरे कंसिस्टेंसी पूरे फोकस से पढ़ना है। फिर 45 to 50 मिनट्स आपने क्या करना है, 10 मिनट का रेस्ट लेना है। 10 मिनट के रेस्ट में ये नहीं है कि आप फ़ोन देखने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं। 10 मिनट के रेस्ट में आपने प्रॉपर वे से अपना पानी पीना है, बीच में उठना है, उठ कर एक टहल कर आ जाओ, ठीक है। थोड़ी बहुत ही मेडिटेशन कर लो, है ना, अपने जो आपकी सांसें हैं उसको अच्छे से वो करो, अपनी आंखें बंद करके ना, तो उस चीज़ को ध्यान से देखो, तो आप देखोगे कितना फ्रेश फील करोगे, है ना। तो फैटिग स्टडी का मतलब ये है कि आपने काम करना है, काम करते करते बीच में आपने रेस्ट लेना है, आपने स्मॉल ब्रेक्स लेनी है, तो वो आपके क्या करते हैं, फैटिग स्टडी, ठीक है। ये क्या थी, आपकी टेक्निक्स थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ठीक है। अब आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कि इन्होंने किस किस प्रिंसिपल को बनाया, किस क्या क्या इन्होंने प्रिंसिपल किए थे। सबसे फर्स्ट इज रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। मतलब कि रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि बना बनाया नहीं आपने करना, तो स्पून फीडिंग की आदत नहीं आपने करनी, अपना नया लेकर आना है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको पता लग रहा है कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जब आप इस कंसेप्ट को खुद अपनी नोटबुक में अपनी वर्डिंग में नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ अलग ही निकल कर आएगी, है ना। तो यही इन्होंने बोला था कि जो बना बनाया है, जो चीज़ें पुराने से चली आ रही है, उनको रिप्लेस करो और एक नया मेथड, एक साइंस चीज़ों को अपनाओ, ठीक है। इनका मानना ये था, ठीक है, कि स्पून फीडिंग नहीं करना, अपना नया कंसेप्ट, नई चीज़ें लेकर आनी है, ठीक है। सेकेंड वन इज योर कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या है कि आपने मिलजुल कर काम करना है, ठीक है। देखो कोई भी पर्सन जो है वो इंडिविजुअली देखो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं कर सकता, उसको दूसरे की मदद लेनी ही होगी, है ना। तो कॉपरेशन का मतलब है काम को अच्छे से मिलजुल कर करना। जब आप काम को अच्छे से मिलजुल कर करोगे तो आपकी आउटपुट, ऑब्वियसली आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी, है ना। अगर मान लो आप एक काम को 5 घंटे में कर रहे हो, है ना, जब 2 बंदे हो जाएंगे तो उसको काम करने में कम टाइम लगेगा ना, तो उसकी वजह से आपकी आउटपुट भी बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वली डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि ऐसा हो हर एक पर्सन के पास इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काम का वर्कलोड जो है वो सबके पास इक्वली, किसी के पास ज़्यादा ना हो, किसी के पास कम ना हो, ठीक है, सभी के पास बराबर हो, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वली डिवीजन आपने करना है। और आपने जब आप अपने वर्कर को सिलेक्ट करो, जब उनको ट्रेनिंग दो, आपने साइंटिफिकली बेस्ट मेथड को चूज करके आपने अपने वर्कर को ट्रेनिंग देनी है, जिसकी वजह से आपके वर्कर क्या होंगे, डेवलपमेंट होगी, उनका करियर डेवलप होगा, ठीक है। ये सभी क्या थी, आपके प्रिंसिपल्स थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आपके टेक्निक्स थी जो हमने पढ़ी है, FMD ट्रिपल एस। फिर आता है आपके इसमें प्रिंसिपल्स भी हैं कि आपने ये आपके 6 प्रिंसिपल्स इसके अंदर आपने पढ़ने हैं, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा वो मैनेजमेंट है क्या, वो चीज़ें हमने पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और बिहेवियर, उसका मैंने ओवरव्यू दिया। बट डीपली हमने जो आज पढ़ा है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेनरी फयोल के प्रिंसिपल करवाऊंगी, ठीक है। हेनरी फयोल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे वो करेंगे, और न्यू क्लासिकल की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही,
थोड़ा पढ़ें पर अच्छा पढ़ें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। तो आपने इसका जो है अपने अकॉर्डिंग जो है एक अपनी नोटबुक बनानी है, उसमें अपने अकॉर्डिंग जो है अपने नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि मैं अगली वीडियो फिर उसी के बेसिस पे लेकर आऊँगी, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपने पूरे ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करें, बी पॉजिटिव, बी फोकस एंड कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना अच्छे से प्रिपेयर करें। जय हिंद, जय भारत।